हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सी रोहित जैन। आ चुके हैं हम एक और क्वेश्चन बैंक डिस्कशन के साथ। सर आज आप क्या कराने वाले हो? आज हम कंपनीज एक्ट का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे। सर हमने रिवीजन कर लिया था, करेक्ट? आई होप तुम लोग ने सेल्फ स्टडी कर लिया। सर ये क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में अवेलेबल रहेगा। सर ये वीडियो कहाँ रहेगा? यूट्यूब में भी है, इंस्टा में भी है एंड टेलीग्राम चैनल में भी रहेगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला। तो सर पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय अ गारंटी कंपनी एंड स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो गारंटी कंपनी क्या था सर? गारंटी कंपनी मतलब वो कंपनी जहां पर मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, है ना, टुवर्ड्स द एसेट्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। हमने पढ़ा था। और उसमें सर क्या आप एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे? ना, यू आर नॉट, यू कैन नॉट, मतलब क्या बोलते हैं, मेंबर्स आर नॉट, कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड अमाउंट। ठीक है, जो अमाउंट मेमोरेंडम में मेंशन होगा वही अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल। सिमिलरिटीज क्या है? बोथ द कंपनीज में लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। सर दोनों कंपनीज में लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड, करेक्ट? ठीक है सर। लेकिन दोनों में सर डिफरेंसेस क्या है? वो जो गारंटी वाला कंपनी है बच्चों, गारंटी वाला कंपनी, सर उसमें क्या होता है कि मेंबर्स आर कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था। और अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, यहाँ पर मेंबर्स कैन बी कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब भी सर कंपनी का जब भी कंपनी का मन करे, हम पैसा क्या करते हैं? पैसा हम मंगवा सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये है सर हमारा क्या डिफरेंस, जो डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है सर। तो अब ये देखो, इसमें ये डिसमिलिटीज लिखा हुआ है, कहाँ गया? एक मिनट। देखो, कॉमन क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन डिसमिलिटीज क्या है बच्चों? डिसमिलिटीज देखोगे तो यहाँ पर देखो, मेंबर्स आर कॉल्ड अपॉन टू एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और यहाँ पर आइदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है? हाँ, तो ये हमारा सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है। कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट? ये हमने बच्चों पढ़ा था। कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बोला था सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनी क्या रजिस्टर हो सकता है? ओब्वियसली क्या एनपीओ रजिस्टर हो सकता है? आंसर इज यस। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था जो भी तुम प्रॉफिट वगैरह अर्न करोगे, इट शैल बी यूज्ड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है सर। उसके बाद उसके बाद क्या था सर? प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना, प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर ये लिखा प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एंड उसके बाद सर व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस में मैंने क्या बोला था कि हम लाइसेंस वगैरह इशू करेंगे, करेक्ट? लाइसेंस वगैरह इशू कर सकते हो तुम, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगा। उसके बाद तुम्हारे नाम के आगे सर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगा। ठीक है, फिर रजिस्ट्रार तुमको रजिस्टर करेगा और फिर यू विल हैव द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस जो एक नॉर्मल कंपनी के पास होता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल। ठीक है सर, एक मिनट खाली, इसको थोड़ा सा हम, हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
briefly explain the doctrine of ultra virus and what are the consequences of ultra virus. तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमने समझा था क्या होता है, एनी एक्ट जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी होता है, ये एक्ट वॉइड होता है, नल होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, कंपनी ना स्यू कर सकता है ना स्यू हो सकता है। और इसके ऊपर हमने सर क्या पढ़ा था, एक ये भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, केस लॉ भी पढ़ा था, ठीक है। तो देखो अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बियॉन्ड द पावर्स इज नल, वॉइड एंड नॉट बाइंडिंग। और फिर हम सर यहाँ पे लिख सकते हैं एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, मतलब हाँ एंटरिंग मतलब हैज द नॉलेज एंड हैज अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ, मतलब हैज क्या बोलते हैं सर, अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और उसके बाद वो एंटर कर रहा है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट वही है, कैनॉट स्यू, कैनॉट बी स्यूड। उसके बाद फिर हमने बोला था सर एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू एमओए कैनॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। ये भी हमने पढ़ा था सर, हाँ करेक्ट सर, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या था, एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, ये तो सर इतना, ये देखो ये पॉइंट लिखने का रेलेवेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और लास्ट में हाँ, और ये हो गया हमारा पॉइंट्स। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ नहीं है सर, वही है, वॉइड है एंड नॉट एनफोर्सेबल, वॉइड एंड नॉट एनफोर्सेबल, यही लिखना है और क्या, बस वॉइड एंड। अच्छा इसी के ऊपर एक और उन्होंने क्वेश्चन डाला है, देखो क्या है क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड्स, ठीक है, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, क्लियर। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर जॉन के साथ फॉर सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क, मतलब बेसिकली जॉन के साथ उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पर वो फाइनेंसिंग करेंगे, लेकिन इनका काम क्या है, सेल एंड परचेस करना। लेटर ऑन कंपनी ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करा और बोला कि अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट है, तो ब्रीफली एक्सप्लेन और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, तो सेम ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर और लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो और लास्ट में मैंने बोला था वॉइड है, हाँ ये वाला पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे से। तुम्हारे इंस्टीट्यूट के आंसर में दो ऑप्शन रहता है, या तो डायरेक्टर से रिकवर करो, या फिर क्या होगा, अगर कंपनी ने फंड्स यूज नहीं किया तो फिर तुम सूट फाइल करोगे इंजंक्शन, और अगर कंपनी ने फंड्स यूज कर लिया तो तुम रिकवर कर सकते हो फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, है ना, ये हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 में देखते क्या है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या था, बहुत ही सिंपल था, इट्स एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यहाँ पर क्या होता है, इट इज मतलब इट इज ऑलवेज आउटसाइडर्स आर नॉट प्रिज्यूम्ड, आउटसाइडर्स आर नॉट डीम्ड टू बी अवेयर ऑफ द इंटरनल अफेयर्स या इंटरनल रूल्स या इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। कोई भी एक्ट अगर एओ या एमओ ऑथराइज कर रहा है, इट इज प्रिज्यूम्ड कि ऑल द इंटरनल प्रोसेस हैव बीन मेट, तो इट इज एंड इट इज ऑलवेज, मतलब क्या बोलते हैं, जब भी पर्सन एंटर करता है इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड दैट ऑल द नेसेसरी मीटिंग, ऑल द नेसेसरी रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। तो वही है, देखो एक्सेप्शन है, नॉट डीम टू हैव अ नोटिस, और अगर ऑथराइज्ड है तो हम मान के चलेंगे ये फॉर्मेलिटीज वगैरह फॉलो हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये लिखा हुआ, और रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैन, इस डॉक्ट्रिन को हम टर्कवैन रूल भी कहते हैं। तो वो केस लॉ का जो केस लॉ है वो लिख सकते हो कि द सेम थिंग वाज हेल्ड या कंक्लूडेड इन द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैन। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट का सर क्या था, एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन क्या था, 3 एक्सेप्शन था। क्या क्या एक्सेप्शन था सर, अगर एक्चुअल नॉलेज है, मतलब इट डजंट प्रोटेक्ट एनी पर्सन हु डीलिंग विद द कंपनी हैड अ नोटिस ऑफ सच इरेगुलरिटी, जिसको पता था उसके बाद भी उसने ट्रांजैक्शन एंटर किया, या फिर सस्पिशन का भी हमने इसका एग्जांपल लिया था, वो कंपनी रिसिप्ट है ना, कंपनी रिसिप्ट, तो वो वाला एग्जांपल भी है सर। द डॉक्ट्रिन डज नॉट बेनिफिट्स, द डॉक्ट्रिन डज नॉट बेनिफिट्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली, है ना, तो अगर कोई नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है उसके लिए वो डॉक्ट्रिन नहीं है। और फिर सर फॉर्जरी, फॉर्जरी मैंने बोला था, फॉर्जरी क्या होता है, ऑलवेज नल एंड वॉइड, तो फॉर्जरी विल नेवर, तो फॉर्जरी के केस में नल एंड वॉइड है, तुम एनफोर्स नहीं कर सकते, वो अलग बात है, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट, यू कैन टेक एक्शन इन अंडर क्रिमिनल लॉ, है ना, लेकिन इस केस में अंडर कंपनीज एक्ट तो तुम कुछ नहीं कर सकते, फॉर्जरी है तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। तो ये था एक्सेप्शन, तो पहले था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट जो बेनिफिट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी को, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है सर। An SSE had a large income in the form of dividend and interest, ठीक है सर, in order to reduce his tax liability,
उसने क्या किया, 4 कंपनी बनाया। कितने कंपनीज, 4। एंड ट्रांसफर्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ शेयर। सर हमें कुछ याद आ रहा है सर, दिनशॉ मानिक जी पेटिट, याद है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड इनकम ट्रांसफर किया, अपना टैक्स जीरो कर दिया। तो कैन ए बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो यहाँ पर हमें क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, उसमें 5 केसेस था, उसमें से एक केस क्या था सर, प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स या रेवेन्यू। पहले था सर क्या, एनिमी, फिर प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स और रेवेन्यू, फिर उसके बाद क्या था सर, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज, उसके बाद क्या था, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, और लास्ट में था सर, कोई भी कंपनी अगर फॉर्म्ड होता है टू डिफिट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो कॉर्पोरेट विल के बारे में लिखना कि कॉर्पोरेट विल क्या होता है सर, जहां पर कंपनी और मेंबर्स अलग, मेंबर्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसका एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है ना। मेंबर्स को सर हम क्या करते हैं, शील्ड, मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर हम डिसरिगार्ड करते हैं और कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देते हैं। तो सर वो क्या क्या केसेस है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसमें से एक केस क्या था, जब कॉर्पोरेट एंटिटी को तुम यूज करते हो टू इवेड द टैक्स, मतलब कहने का मतलब एनी कॉर्पोरेट एंटिटी इज फाउंड फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, तो कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल को कर देगा लिफ्ट। द सेम वाज हेल्ड इन द केस ऑफ दिनशॉ मानिक जी पेटिट। तो कंक्लूजन क्या है, ए कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कितना टाइप का है सर, 1 2, देखो 3 टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सारा आंसर सेम होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट, देखो इसमें मैंने और लगाया, ठीक है, और मतलब क्या है सर, क्वेश्चंस तो अलग अलग है बट दे ऑल आर सिमिलर, तो दे ऑल आर सिमिलर। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते, ऊपर वाला क्या है, साउंड सिंडिकेट लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी एम्पावर्स इट्स एजेंट्स मैनेजिंग, मतलब डायरेक्टर्स को, ठीक है, डायरेक्टर्स को एम्पावर करते हैं टू बोरो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है, उनके पास पावर है कि वो लोन वगैरह ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रोच्ड एनबीएफसी, सर क्या अप्रोच किया था, किसको, एनबीएफसी को अप्रोच किया था, ठीक है, फॉर अ लोन ऑफ 25 lakhs इन द नेम ऑफ कंपनी, फॉर अ लोन ऑफ 25 lakhs इन द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, उनके पास पावर भी है, ठीक है। The lender agreed and provided the above loan. Later on, it refused. अब later on कंपनी ने क्या किया सर, refuse कर दिया to repay the money. That no resolution was passed by the company and the lender should have inquired about the same before providing the loan. तो कंपनी का कहना है कि हम ये जो लोन लिया हम आपको रिपेमेंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लोन ऑथराइज्ड, मतलब रिजोल्यूशन हमने पास नहीं किया था, तुमको पूछना था कि हमने रिजोल्यूशन पास किया या नहीं। मुझे बताओ, हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेज, देखो सिमिलर क्वेश्चंस है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है सर, हमें नहीं पता, मतलब कहने का मतलब शेयर होल्डर्स आर नॉट डीम्ड टू हैव अवेयर ऑफ द इंटरनल अफेयर्स, तो स्टेक होल्डर्स आर नॉट नीड नॉट इंक्वायर, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक एन इंक्वायरी कि मीटिंग हुआ था नहीं हुआ था, रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। अगर एक्ट ऑथराइज्ड है तो हम मान के चलेंगे कि सब कुछ फॉलो हुआ है। द डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स थर्ड पार्टी फ्रॉम द कंपनी। क्लियर है? तो ये है हमारा क्या कहते हैं, प्रोविजन। और फिर इसमें आंसर देखो क्या, दस इन द गिवन केस इजी फाइनेंस इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्वायर कि रिजोल्यूशन पास हुआ है नहीं। दस इन द गिवन केस कंपनी इज बाउंड टू पे द लोन टू इजी फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है सर, तो ये हमारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे सर प्रोविजन के बेसिस में, ठीक है, और कुछ है नहीं। एग्जामिन द फॉलोइंग वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो तुम्हें बताना है सर स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक कंपनी है, कौन है बच्चों, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, हमें पता है सर, ये तो हमें आपने बताया था हमें। कैनॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैनॉट स्यू, अरे ये क्या हो गया सर, हमने तो पढ़ा था कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, स्यू भी कर सकता है, और तुम कंपनी को स्यू कर भी सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इनकरेक्ट। तो हमें लिखना है सर कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने नाम से ट्रांजैक्शन एंटर कर सकता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमें लिखना है इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड फर्दर कंपनी कैन प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लोन ले सकता है, अकाउंट खोल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, और कंपनी अगर चाहे तो मेंबर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, और स्यू भी कर सकते हैं, और कंपनी का खुद का क्या होता है, कॉमन सील भी होता है। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इनकरेक्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम 2 members, करेक्ट सर, व्हाइल अ पब्लिक हैव मस्ट 7, सर करेक्ट, एकदम करेक्ट।
हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बच्चों ये? सर हमने, आपने जब हमें पढ़ाया था रजिस्ट्रेशन, याद है, इनकॉर्पोरेशन, उसके पहले मैंने तुम्हें बोला था, एक टेबल बनाया था हमने, है ना? तो पब्लिक कंपनी मैंने बोला था 7 और मोर पर्सन क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, मस्ट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, है ना? तो एनी 7 or more persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग द नेम टू मेमोरेंडम। और प्राइवेट में 2 और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू, क्या बोलते हैं, टू फॉर्म अ कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। तो ये भी सर सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 8, अगेन गुड क्वेश्चन। माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड का है इंडिया में, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड सर, इंडिया में, और ऑफिस का है सिंगापुर में। मुझे बताओ क्या ये फॉरेन कंपनी है? ऑब्वियसली आंसर इज नो। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या था सर? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो माइक लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। ठीक है सर, क्लियर है, समझ में आया? तो ये यहां पर लिखना, माइक लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। तो सर इन्होंने क्या किया, पहले तो डेफिनेशन लिखा, एनी कंपनी या बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है और कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, अब क्या है, सिंस, देखो, सिंस माइक लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, हेंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी, है ना? कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था तुमको कि इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है सर, आपने बोल दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अगेन देखो बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स विद अ वोटिंग राइट्स वर्थ रुपी 15 करोड़, 15 करोड़ का इक्विटी शेयर्स दिया। एबीसी लिमिटेड ने अलॉट किया, किसको किया था? XYZ को, मतलब XYZ इज होल्डिंग 15 करोड़, मतलब ठीक है 15 करोड़ होल्ड कर रहा है। टोटल पेड अप ऑफ एबीसी, पेड अप इक्विटी कितना है? 100। तो 100 में से 15 करोड़ कौन होल्ड कर रहा है? XYZ, मतलब 15%। तो अगर एटलीस्ट 20% होता तो एसोसिएट कंपनी। तो डिफाइन द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी। तो मैंने बोला था एसोसिएट कंपनी मतलब सर कोई भी कंपनी जिसमें, जो सब्सिडरी कंपनी नहीं है और जिसमें दूसरे कंपनी का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस और होल्डिंग एटलीस्ट 20%। एन एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, ये हमने पढ़ा था सर। कमेंट ऑन वेदर एबीसी एंड XYZ आर एसोसिएट। तो ऑब्वियसली आंसर इज नो, दे आर नॉट एसोसिएट, बिकॉज होल्डिंग क्या है? 15%, विच इज लेस देन 20% का रिक्वायरमेंट। तो उस केस में याद रखना। और मैंने इसमें बोला था इंस्टीट्यूट यहाँ पर ऑपोजिट व्यू लेता है, तो इस केस में XYZ लिमिटेड होल्ड कर रहा है 15%, तो इंस्टीट्यूट ये मान के चलता है कि XYZ इज नॉट अ एसोसिएट कंपनी, XYZ इज नॉट अ एसोसिएट कंपनी। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिखा होगा, देखो क्या है। एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अरे सर ये क्या हो जाता है बीच में? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% ऑफ वोटिंग पावर। वोटिंग पावर क्या था सर? इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस। ठीक है सर। सर एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स जितना 50, देखो फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, विच इज लेस देन 20%। 15 करोड़ है तो लेस, 15 करोड़ है तो लेस देन 20%, क्योंकि 15% ही हुआ। तो 10 XYZ and ABC are not associate companies. They are not associate companies. They are not associate companies. क्लियर है बच्चों? तो सर ये तो बहुत ही सिंपल था, ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब आते हैं सर हम BC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी KL प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, सर BC है और ये अपना क्या है? KL है, सब्सिडरी है KL। ठीक है सर, BC प्राइवेट लिमिटेड में हम सर यहाँ पर लिख देते हैं, बेटर होगा, नहीं तो सर हम तो ऐसे भी एक्सपर्ट लोग हैं, थोड़ा हम भूल जाते हैं, है ना? तो BC प्राइवेट लिमिटेड, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो सर BC प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कितना कर रहा है? 90,000 शेयर्स। और KL, क्या बच्चों? KL होल्ड कितना कर रहा है? 70,000 शेयर। ठीक है सर, एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल कितना होल्ड कर रहे हैं ये लोग? 1.6। ठीक है, ठीक है सर। अब एक मिनट, हाँ ठीक है, 1.6 है, ठीक है सर। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PQ,
PQ का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख इक्विटी शेयर है। तो आउट मतलब 3 लाख शेयर होल्डिंग है, मतलब 3 लाख शेयर्स इशू किया है PQ ने, PQ प्राइवेट ने, और उसमें से 1.6 होल्ड कर रहा है BC और BC का सब्सिडरी, BC और BC का सब्सिडरी। Analyze with reference to the provision whether PQ is a subsidiary of BC Private Limited। तो हमने पढ़ा था सर कि कोई भी कंपनी जिसमें तुम्हारा होल्डिंग एटलीस्ट मोर देन, सर एटलीस्ट नहीं, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। या तो कोई कंपनी डायरेक्टली होल्ड करे या थ्रू इट्स सब्सिडरीज। तो डायरेक्टली 90,000 होल्ड कर रहा है और सब्सिडरी के साथ मिला के कितना होल्ड कर रहा है, 1.6, और 1.6 क्या है सर, मोर देन 50% है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, PQ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड। सर अगर अगर व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL लिमिटेड, अगर KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन PQ एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय, मुझे बताओ, अगर मान लो पूरा का पूरा 1.6 वाज हेल्ड बाय KL और ये मान लो 0 होल्डिंग करता, तो भी आंसर क्या होता सर, आंसर तो सेम होता, क्योंकि डायरेक्टली होल्ड करो या थ्रू सब्सिडरी होल्ड करो, आंसर विल रिमेन सेम। तो वो यही चीज हमने पढ़ा भी था वहां पर, तो वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, सब्सिडरी का डेफिनेशन लिखेंगे। सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी, देखो दो था, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। और फिर इसमें वो लेयर वाला भी लिख देना, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी इफ सच कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, है ना, इसका भी हमने पढ़ा था। तो वही लिखा, कंपनी इज डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी, a company is deemed to be a subsidiary of such holding company even if the control is of another subsidiary company। मतलब कहने का मतलब सब्सिडरी का सब्सिडरी भी सब्सिडरी होता है सच होल्डिंग कंपनी का। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा था, फैक्ट्स ऑफ द केस, कि BC प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर होल्ड कर रहा है 1.6 लाख डायरेक्टली, मतलब खुद भी और मिला के भी, तो हेंस इट इज अ सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड। और सेकंड केस में मैंने बोला आंसर विल रिमेन सेम, आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर BC प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स द होल्डिंग कंपनी। तो बच्चा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं सर। क्वेश्चन 11 भी देखो क्या है, नरेंद्र मोटर्स इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सर नरेंद्र मोटर्स NM लिमिटेड क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है सर। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, सर शाह ऑटो जिसका शेयर कैपिटल है 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर्स, तो 10 लाख शेयर्स, ठीक है। नरेंद्र मोटर इज होल्डिंग, नरेंद्र मोटर होल्ड कर रहा है सर, कितना होल्ड कर रहा है, 5,05,000 शेयर्स। किस में होल्ड कर रहा है, शाह ऑटो में, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में होल्ड कर रहा है। और शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया था, 10 लाख, उसमें से 5,05,000 शेयर्स NM लिमिटेड होल्ड कर रहा है। तो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्ड द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो हमने पढ़ा था सर गवर्नमेंट कंपनी में, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है 51% का, 51% का गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है। एंड गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो NM लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पर 5,05,000 मतलब मोर देन 50%। और तो ऑटोमेटिकली ऐसे मतलब क्या बोलते हैं सर, SAPL becomes subsidiary of NM Limited। तो ऑटोमेटिकली SAPL becomes a government company, क्योंकि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो SAPL इज अ सब्सिडरी ऑफ NM Limited, thus SAPL becomes a government कंपनी। समझ में आया। तो हमें सर यहाँ दो प्रोविजन लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन और सब्सिडरी का डेफिनेशन भी। तो 51% वाला एक प्रोविजन जो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट वगैरह, और सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन भी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन भी हमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सर हमें क्या लिखना है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में हमारा आंसर क्या रहेगा कि शाह ऑटो, अरे एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ नरेंद्र मोटर लिमिटेड, सब्सिडरी तो है ही। एंड फर्दर मैंने बोला था कोई भी सब्सिडरी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, दस शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सर। XYZ इज अ कंपनी, ये तो सर एग्जाम का क्वेश्चन था और आई थिंक RTP में भी ये है। XYZ इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20, LIC का 8,
तमिलनाडु 10, राजस्थान 10 और एबीसी लिमिटेड का 15। तो हमने बच्चों पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी मतलब होल्डिंग किसका होना चाहिए था, 51% गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो इसको हम ऐड करेंगे 20% को, 10% ऐड करेंगे और 10% ऐड करेंगे। इसको कंसिडर करेंगे नहीं, इसको कंसिडर करेंगे नहीं। तो कितना हुआ बच्चों, 40%। तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 51। तो इसका मतलब क्या है सर, XYZ इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। सर हमें तो इजी लग रहा है, पता नहीं सर हम लोग को इजी कैसे लग रहा है सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट था सर। 51% है ना, हेल्ड बाय सेंट्रल स्टेट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट। फिर उसके बाद क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस और फिर कंक्लूजन। तो ये हो गया है हमारा और एक क्वेश्चन। देख लो कितना फटाफट हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि वही सब कुछ है जो हमने पढ़ा है, खाली बस हमें लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, एबीसी लिमिटेड has allotted, sir has allotted equity shares, अच्छा, to XYZ worth रुपी 15 करोड़ and convertible preference shares worth रुपी 10। देखो कन्वर्टेबल है, इसका मतलब काउंट करेंगे सर, काउंट करेंगे 15 + 10 25। तो एबीसी लिमिटेड ने कितना अलॉट, एबीसी लिमिटेड देखो एबीसी लिमिटेड ने शेयर्स अलॉट किया, ठीक है, कितना है सर, 15 + 10। किसको अलॉट किया था, XYZ लिमिटेड। तो इसका मतलब सर क्या है, XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग, XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग, ये क्या है, इज होल्डिंग कितना, 25 करोड़, इज होल्डिंग 25 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना था, एबीसी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 100। उसमें से XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग 25। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ सर XYZ, क्योंकि होल्ड कितना कर रहा है सर, XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग मोर देन 20%, thus XYZ लिमिटेड बिकम्स एन एसोसिएट कंपनी। तो सर एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन जो हमने बार बार पढ़ लिया है, सेम डेफिनेशन सेम चीज रिपीट हो रहा है सर। सर क्यों आप हमें ये क्वेश्चन करा रहे हो, हमें तो पता है सर। नहीं बच्चों, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस सही बात नहीं है। तो 15 करोड़ और 10 करोड़, तो 25 करोड़, इसका मतलब होल्डिंग मोर देन 20%। 10 जो मैंने तुम्हें बोला था क्या है, यहाँ पर क्या बोला था, XYZ लिमिटेड क्योंकि होल्ड कर रहा है तो इसलिए XYZ लिमिटेड को क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें ऊपर बोल दिया था। अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर कॉर्पोरेट व्हील कौन कौन सा, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है सर, सेम है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये तुम देख लेना। ये तो क्वेश्चन कहाँ से सर, वही है जो हमारे इसमें था, क्या बोलते हैं नोट्स में। एक तो क्या था सर, टू डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन मतलब वही सर, क्या बोलते हैं आपका जो, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब टू डिटरमाइन एलियन एनिमी, है ना। तो हमने पढ़ा था सर कि कोई भी कंपनी के साथ अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो क्या है, एलियन एनिमी है, तो उसके इसमें हम कॉर्पोरेट पे लिफ्ट कर देंगे, कंपनी और मेंबर्स को मानेंगे सेम। और एनिमी कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जिसका अफेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल ऑफ एनिमी कंट्री। ठीक है, तो उस केस में याद रखना कोर्ट क्या करता है सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू चेक कि अल्टीमेटली द कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय विच पीपल, है ना। तो वही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, इस केस में भी हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट। लीगल ऑब्लिगेशन, सब्सिडरीज, ये हमने पढ़ा था सर, कंपनी कभी कभी क्या करता है, एजेंट मानता है, मतलब इस कंसिडर्ड एज एन एजेंट एंड लूजेस इट्स इंडिविजुअलिटी, एंड उस केस में होल्डिंग कंपनी इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सच कंपनी। और फिर कोई भी कंपनी टू डिफिट द प्रोविजन ऑफ लॉ, तो इसका भी हमने पढ़ा था, गिलफर्ड वर्सेस ऑर्ने, है ना, गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस ऑर्ने। ABC प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है सर। पेड अप कैपिटल 35 लाख, टर्नओवर 2.5। तो सर पेड अप कैपिटल विद इन द लिमिट ऑफ कितना है सर, विद इन द लिमिट ऑफ 4 करोड़ है, एंड टर्नओवर भी विद इन द लिमिट ऑफ 40 करोड़ है। तो बताओ वेद कैन ABC प्राइवेट लिमिटेड अवेल द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी, आंसर इज यस, क्योंकि सर हमने पढ़ा था पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर शॉल बी within the prescribed limit of 4 crore and 40 crore in the preceding financial year। तो वही चीज लिखा है सर, एनी कंपनी अदर देन obviously अदर देन पब्लिक कंपनी होना चाहिए जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज अप टू 40 करोड़। तो उस केस में सर क्या होता है सर, उस केस में स्मॉल कंपनी है तो इन द गिवन केस इट कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, क्योंकि उसका पेड अप और टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ विद इन द लिमिट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ठीक है, हाँ सर ये तो सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 16 अगेन अ गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 16 देखते क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। ABC Limited has a paid up capital of 1 lakh shares। सर ABC Limited, इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बच्चों? 1 लाख। 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स। सर ABC Limited had issued additional 10,000 shares। कितना? मतलब सॉरी, हाँ, ABC Limited had issued additional 10,000। ऑलरेडी 10,000 था और 10,000 इशू किया, ठीक है, मतलब 10,000 तो था 31 मार्च में और 10,000 इशू किया, तो टोटल कितना? 20,000। अब जो एडिशनल 10,000 इशू किया उसमें से 5,000 शेयर्स, इसमें से 5,000 शेयर्स किसको इशू किया था हमने? XYZ लिमिटेड। तो XYZ इज होल्डिंग 5,000 शेयर्स इन ABC, 5,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है। तो मुझे बताओ XYZ इज अ, अब देखो क्या लिखा हुआ है सर, XYZ इज अ, अच्छा XYZ है सर, ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड को इशू किया, ठीक है। अब XYZ क्या है? होल्डिंग कंपनी है। XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR। अच्छा, XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ए PQR प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर। क्यों होल्डिंग है? बिकॉज बाय हैविंग अ कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहने का मतलब है XYZ जो है वो होल्डिंग है PQR का, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्डिंग है तो होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ PQR प्राइवेट लिमिटेड claims the status of being a subsidiary of ABC Limited। समझ में आ रहा है? ऑफ ABC लिमिटेड एज बीइंग अ, मुझे बताओ, देखो कहने का मतलब क्या है, XYZ तो क्या है बच्चों? होल्डिंग कंपनी है। XYZ होल्डिंग है PQR का, XYZ होल्डिंग है PQR का। लेकिन मुझे बताओ क्या PQR होल्ड कर रहा है ABC में? PQR तो कुछ होल्ड नहीं कर रहा ना ABC में, तो ऑटोमेटिकली PQR कैन नॉट बिकम अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ABC। तो यहाँ पर गलत है सर। तो यहाँ पर इस केस में, और ऐसे भी कितना है, 5,000 शेयर्स है, तो 5,000 ऐसे भी क्या होता है, यहाँ पर ऐसे भी उनके पास 20,000 शेयर्स, 20,000 में से XYZ होल्ड करता है 5,000, तो विच इज लेस देन 50%। तो ऑटोमेटिकली XYZ डज नॉट बिकम्स अ होल्डिंग। XYZ क्या है? होल्डिंग कंपनी नहीं है ABC का। और अगर XYZ ही होल्डिंग नहीं है ABC का, तो PQR का तो कोई चांस ही नहीं है सर, PQR का तो कोई चांस ही नहीं है। और ठीक है, तो इस केस में सर एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम ऑफ PQR। तो PQR का जो क्लेम है वो क्या है? इनकरेक्ट। PQR ओब्वियसली ABC का सब्सिडरी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ABC का सब्सिडरी तो वो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड XYZ। सर ABC एंड XYZ के बीच का रिलेशनशिप क्या है बताओ? यहाँ पर सिंपल है सर, ना ही होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है और ना एसोसिएट है, ना ही एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि लेस देन क्या है सर, लेस 20,000 का सिर्फ 5,000 है ना, तो 5,000 कितना होता है? एक मिनट रुको सर, एक मिनट, हाँ 5,000 होता है 20%। हाँ, तो इसका मतलब XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग 20% इन ABC। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सर XYZ इज अ एसोसिएट कंपनी ऑफ ABC लिमिटेड। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कुछ नहीं सर, हमें क्या करना है, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन, फिर हमें यहाँ पर लिखना है, जो देखो क्या लिखा है, ABC लिमिटेड का पेड अप कैपिटल कितना है वो लिखा है इन्होंने, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या लिखा है कि, एक मिनट रुक जाओ, ABC लिमिटेड पेड अप, ABC लिमिटेड ने इशू क्या किया? 10,000 शेयर्स विच वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है, उसमें से 5,000 शेयर्स वर इशू टू XYZ। तो XYZ होल्ड्स, मैंने बोला था XYZ कितना होल्ड कर रहा है? 5,000 होल्ड कर रहा है आउट ऑफ टोटल 20,000। इसका मतलब देखा जाए तो सर कितना हुआ सर? 5,000, हाँ 25% हुआ, और एटलीस्ट कितना चाहिए? 20% चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सब्सिडरी तो नहीं है सर, तो हेंस क्योंकि देखो XYZ होल्ड कितना कर रहा है? 25, तो XYZ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी। और XYZ देखो, पहले बात तो सर XYZ होल्ड कर रहा है ना, तो XYZ तो होल्डिंग कंपनी होगा, कोई चांस ही नहीं कि XYZ सब्सिडरी हो जाए, है ना। अगर वो होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब होल्डिंग होगा, तो उस केस में वैलिडिटी क्या है? इनकरेक्ट है। और फिर एसोसिएट कंपनी मीन्स जहां पर दूसरा कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? 20%। हाँ, तो इस केस में मैंने बोला है कि क्योंकि XYZ होल्ड कर रहा है 20%, मोर देन 20%, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ ABC। यही चीज मैंने आई थिंक ऊपर लिखवाया था, XYZ इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, जान मुझ के कंफ्यूज करने का ट्राई किया, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट, राम वांट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी जिसमें वो अकेला ही मेंबर रहेगा। इसका मतलब क्या? अकेला मेंबर सर, वन मेंबर क्या होता है? OPC। तो व्हाट टाइप ऑफ कंपनी? OPC सर, ठीक है।
एंड व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ द टाइप ऑफ कंपनी। सर मैं हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि कहने का मतलब सर ये जो पर्सन है, जो मेंबर है सर, उसका एलिजिबिलिटी कौन होगा, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, चाहे रेसिडेंट हो या नहीं। उसके बाद सर क्या है, माइनर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था नॉमिनी के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। उसके बाद फिर जब मेमोरेंडम में हम नेम ऑफ नॉमिनी इंडिकेट करेंगे जो मेंबर बन जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ या इनकेपेसिटी। और फिर यहाँ पर सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा नॉमिनी का, एंड नीड्स टू फाइल क्या बोलते हैं सर, नीड्स टू इंटीमेट टू आरओसी, हमें आरओसी को भी बताना पड़ेगा कि एक नॉमिनी है। फिर नॉमिनी हम चेंज भी कर सकते हैं, नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है बाय वे ऑफ नोटिस इन राइटिंग, और अगर चेंज करेंगे तो नया नॉमिनी का कंसेंट एंड नोटिस ऑफ सच चेंज शैल बी गिवन टू आरओसी। ठीक है। और उसके बाद सर ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर अ क्या कहते हैं सर, ओपीसी सर दो कारण से फॉर्म नहीं हो सकता। एक तो हमने पढ़ा था वो क्या, एनबीएफसी वगैरह एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। हाँ, एनबीएफसी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के फॉर्म नहीं हो सकता। और ओपीसी कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सेक्शन 8 कंपनी। एक बार हम नोट्स पढ़ लेते हैं जो हमने बेसिकली लिखा था वहां पर। देखो इसको तुम्हें ना थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना है, मैंने तो शॉर्ट वे में लिख दिया। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ओनली वन पर्सन कैन बिकम मेंबर, मेमोरेंडम विल इंडिकेट द नेम हु शैल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा एंड सच कंसेंट शैल बी, हाँ देखा मैंने बोला था ना, यू नीड टू ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट एंड मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी। उसके पास राइट है, वो विड्रॉ कर सकता है कंसेंट बाय वे ऑफ नोटिस इन राइटिंग, याद रखना ये लिखना मत भूलना, बाय वे ऑफ नोटिस इन राइटिंग। एंड फिर मेंबर चाहे तो नॉमिनी का नेम चेंज कर सकता है, लेकिन उसे हम ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ऑल्टरेशन माने तो स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने का रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। तो ऑल्सो ऑब्टेन द रिटर्न कंसेंट, हमें रिटर्न कंसेंट भी लेना पड़ेगा, और नोटिस ऑफ सच चेंज और मेंटेन आरएसी। कौन बन सकता है, नेचुरल पर्सन सिटीजन। उसके बाद फिर मैंने बोला था मेंबर मतलब कोई मेंबर है नॉमिनी कैन नॉट मतलब सॉरी, वन पर्सन कैन नॉट बिकम मेंबर और नॉमिनी मोर देन वन ओपीसी, लेकिन एक ओपीसी मेंबर और दूसरे ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। ठीक है। और माइनर वगैरह तो नहीं बन सकते, और अगर डिफॉल्ट हुआ तो फाइन। तो ये भी सर सिंपल क्वेश्चन था। एम एन एंड होल्डिंग 70% एंड 30% ऑफ द शेयर्स बोथ डाई इन एन एक्सीडेंट, दोनों का मृत्यु हो गया। लीगल इफेक्ट मुझे बताओ, क्या कंपनी बंद हो जाएगा सर, आंसर इज नो। क्यों कंपनी बंद नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का क्या, परपेचुअल सक्सेशन एंड कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इसीलिए इस केस में कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी चलता जाएगा। ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ठीक है। तो तुम्हें वही लिखना है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का एज इट इज नहीं है सर। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 सर। क्वेश्चन 19 भी अगेन इजी क्वेश्चन है। देखो देर आर ओनली, ये भी सर वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वो डेथ वाला क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार देख लेना। इस वही सेम क्वेश्चन है, एक बार तुम लोग इसको देख लेना। हाँ, क्वेश्चन 20 सर। क्वेश्चन 20 पढ़ते क्या है, बहुत लंबा क्वेश्चन है सर, हमें तो डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है सर। चुपचाप सुनो ध्यान से। मिस्टर ध्रुव वॉज एन एम्प्लॉय, ठीक है, मिस्टर ध्रुव वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लिख देते सर HTPPL, इसका एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय कौन है सर, ध्रुव। ठीक है। ठीक है सर। ही वॉज अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय ऑन द कंडीशन कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाता है तो ही विल नॉट अट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, इसे फायर कर दिया कंपनी से। फिर उसने क्या किया, खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया अंडर प्रोप्राइटरशिप एंड अंडरकट सनमून प्राइसेस, मतलब उसने खुद का बिजनेस खोल लिया, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ कि वो जब एम्प्लॉयमेंट छोड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज कंसल्टेंट एंड टू रिफ्रेन, मतलब बचने, देखो क्योंकि अगर उसने खुद का बिजनेस कर लिया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसने क्या किया, एक नया कंपनी फॉर्म किया अंडर द नेम ऑफ 7 स्टार्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें उसके वाइफ और फ्रेंड को भी उसने शेयर होल्डर और डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने क्या किया, उस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को टुक ओवर कर लिया और उसमें कन्वर्ट कर दिया उसको सनमून टिम्बर, सॉरी क्या बोलते हैं, उसको उन्होंने क्या कर दिया, 7 स्टार में रखा। अब मतलब बेसिकली क्या है, देखो ध्रुव क्या करता है, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करता है और उस प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ कंपनी जिसका नाम है 7 स्टार्स। ठीक है। तो इसमें वो कन्वर्ट कर देता है। क्यों किया था, क्योंकि उसका अग्रीमेंट इन ध्रुव के साथ हुआ था और इसे पता था कि कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं, तो इसने कंपनी खोल दिया ताकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन उसके बाद फिर क्या था, सनमून ने एक सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट 7 स्टार फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर 7 स्टार आर्ग्यू क्या क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, ध्रुव और सनमून के बीच में, और कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो उस केस में हमने कोई वायलेशन नहीं किया तो आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। तो इस केस में हमने पढ़ा था सर कि अगर हमने पढ़ा था, अगर कोई भी कंपनी तुम फॉर्म करते हो टू डिफिट द प्रोविजन ऑफ लॉ,
या फिर से टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। कोई भी ऐसा कंपनी अगर हम फॉर्म करते हैं, या फिर कोई भी कंपनी जो क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर पर्पस के लिए, देखो एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर इनकॉर्पोरेटेड, अडॉप्टेड या इनकॉर्पोरेटेड फॉर इलीगल पर्पस और एनी इम्प्रॉपर पर्पस, या फिर टू अवॉइड एनी ऑब्लिगेशंस। मैंने बोला था कोई भी कंपनी जिसको तुम बनाते हो कोई भी इलीगल पर्पस के लिए, टू अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशन, कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगा। द सेम व्यू वाज हेल्ड इन द केस ऑफ गिलफर्ड मोटर वर्सेस ऑर्ने। तो दस इन द गिवन केस यहाँ पर हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे, एंड जो भी इनके बीच का जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा था लेकिन बहुत इजी था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी सर अच्छा क्वेश्चन है। एके लिमिटेड ने बोरो कितना किया, 36 करोड़। किससे बोरो किया सर, बीके फाइनेंस। बीके फाइनेंस से 36 करोड़ का बोरिंग से। हाउएवर एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एके, मैक्सिमम बोरिंग पावर क्या है बच्चों, 30 करोड़। अब देखो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हम 30 करोड़ ही बोरो कर सकते हैं, लेकिन बोरो कितना किया है, 36। तो वी हैव बोरोड इन एक्सेस। ठीक है सर। एग्जामिन वेदर एके प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे द डेट एंड स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू बीके फाइनेंस। देखो यहाँ पर एके लिमिटेड ने क्या किया सर, बोरो किया है। बोरो किया है 36 सीआर। मान लो फॉर एग्जांपल बीके से, बीके कौन है सर, बैंक है, अज्यूमिंग बैंक है। ठीक है, 36 करोड़ तुमने बोरो किया। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन एके के पास बोरिंग पावर कितना था, 30 करोड़। कितना था सर, 30 करोड़। ये हमने पढ़ा था सर कि तुम बोरो कर सकते हो जितना तुम्हारे पास ऑथराइजेशन है, उसके ऊपर अगर तुम बोरो कर रहे हो। और हमने ये भी पढ़ा था सर कि एमओए और एओए क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है सर। अब यहाँ पर उसके पास ऑथराइजेशन था 30, लेकिन उन्होंने बोरो किया 36, और बीके ने भी लोन दे दिया। इसका मतलब बीके ने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, और मेमोरेंडम क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो मिस्टेक किसका है, बीके का है। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर, वॉइड हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस, नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में सर अब रेमेडी क्या होगा बीके के पास। रेमेडी के लिए मैंने तुम बोला था दो ऑप्शन है। तुम इस केस में दो आंसर लिख सकते हो। या तो बीके लिमिटेड क्या करेगा सर, सूट फाइल करेगा। कंपनी के अगेंस्ट तो सूट फाइल नहीं कर सकता, वो फाइल करेगा अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और डायरेक्टर से वो पैसा रिकवर करेगा। ये तो ऑप्शन। या फिर सेकंड तुम लिख सकते हो कि अगर कंपनी ने वो पैसा यूज कर लिया तो वो कंपनी से रिकवर कर सकता है, और नहीं तो फिर वो कोर्ट के पास जाएगा और ऑर्डर करेगा फॉर सूट ऑफ इंजंक्शन। ठीक है, तो वही चीज दिखा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। वेदर एके लिमिटेड इज लायबल टू पे, ऑब्वियसली नॉट लायबल टू पे क्योंकि वॉइड है। और रेमेडी अवेलेबल मैंने बोला था इन द गिवन केस, क्योंकि देखो इन द गिवन केस ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर, उस वो क्या है, वॉइड है, नल है, नॉट बाइंडिंग, तो इसलिए तुम एनफोर्स तो नहीं कर सकते, तो तुम पैसा तो रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन लेकिन उस केस में तुम चाहो तो यू कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और उसके अलावा चाहो तो तुम इंजंक्शन के लिए भी जा सकते हो। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था। तुम इसमें दो चीज कर सकते हो, या तो डायरेक्टर से पैसा रिकवर कर लो, और या फिर जो मैंने तुम बोला था कि गो फॉर इंजंक्शन। वही ऑप्शन वन ऑप्शन टू, तुम आइदर राइट आंसर एज पर ऑप्शन वन और राइट आंसर एज पर ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 22, पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया जिसका, हाँ ये भी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पॉपुलर, ये है पॉपुलर सर, पॉपुलर है। पॉपुलर का पॉपुलर के पास कितना शेयर्स है सर, 20 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है। देखना 20 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया, इशू। ठीक है, अच्छा सर। डिलाइट एंड हैप्पी होल्ड्स 2 लाख 50 एंड 3 लाख 15 पॉपुलर। मतलब ये डिलाइट लिमिटेड है और ये हैप्पी लिमिटेड है। ये डिलाइट लिमिटेड है और ये हैप्पी लिमिटेड, दोनों कितना होल्ड कर रहा है, ये 2.5 और सर ये 3.5। ठीक है, एंड अनदर कंपनी सर चीयरफुल, चीयरफुल लिमिटेड भी है, ये भी कितना होल्ड कर रहा है सर, 2.5 लाख। ठीक है सर, तो टोटल कितना हुआ बच्चों, टोटल हुआ सर हमारा 3.5, 2.5 और 2.5, तो इसका मतलब 5 और 3, 8.5 लाख। 8.5 लाख होल्ड कर रहा है आउट ऑफ 20 लाख। अब चेयरफुल भी होल्ड कर रहा है। ठीक है सर। अब जोवियल लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी सर, जोवियल लिमिटेड इन तीनों का होल्डिंग है। जोवियल लिमिटेड इन तीनों का होल्डिंग, याद रखना जोवियल लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ डिलाइट, हैप्पी एंड चीयरफुल। इन तीनों का क्या है, होल्डिंग है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है सर, जोवियल इज द होल्डिंग कंपनी फॉर ऑल द थ्री कंपनीज, डिलाइट, हैप्पी एंड चीयरफुल। कैन जोवियल लिमिटेड बी टर्म्ड एज अ सब्सिडरी। अरे सर जोवियल लिमिटेड तो होल्ड कर रहा है, जोवियल लिमिटेड सब्सिडरी कैसे बन जाएगा। तो पहले तो आंसर ही गलत, क्वेश्चन ही गलत है सर। जोवियल लिमिटेड कैन नॉट बी टर्म्ड एज सब्सिडरी।
अच्छा, क्या सर कैन जोवे लिमिटेड बी टर्म्ड एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर? तो मैंने बोला था या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर तुम कितना होल्ड कर रहे हो, 8.5 आउट ऑफ 20 विच इज लेस देन 50, विच इज लेस देन क्या, मोर देन 50% होना चाहिए, उसके कम है। तो इस केस में सर जोवे लिमिटेड ना ही सब्सिडरी है, सब्सिडरी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि होल्ड कर रहा है, और ना ही होल्डिंग कंपनी, ना ही सब्सिडरी ना ही होल्डिंग। अच्छा, व्हाट इफ जोवे लिमिटेड कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलर? अगर तुम कंट्रोल कर रहे हो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलर, तो उस केस में तुम बन जाओगे होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो जो उस केस में जो विल बिकम अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। देखो क्या लिखा है यहाँ पर सर, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, तुम्हें लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है बच्चों, पहले तो तुम्हें प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन में क्या लिखेंगे सर, होल्ड सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन और वो जो लेयर ऑफ सब्सिडरी वाला पॉइंट लिखना। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस में हम लिखेंगे कि सर टोटल शेयर कैपिटल 20 लाख है, उसमें से हैप्पी, चीयर और ये क्या बोलते हैं, डिलाइट, दोनों तीनों मिलकर 8.5, और जोवे लिमिटेड खुद इनका होल्डिंग कंपनी है। तो हेंस जोवे लिमिटेड इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर। तो जोवे लिमिटेड तो होल्डिंग कंपनी नहीं है, ना ही होल्डिंग है ना सब्सिडरी। सेकेंडली जोवे लिमिटेड सर कंट्रोल्स द कंपोजिशन, तो हेंस इट बिकम्स अ होल्डिंग कंपनी एंड नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ये है सर आंसर सेकंड क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, तो बहुत इजी था, ठीक है सर। सर ये ओपीसी का क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या है। नवीन इनकॉर्पोरेटेड एन ओपीसी मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज अ नॉमिनी। नविता इंडिया छोड़ के जा रही है सर ड्यू टू हर मैरिज। Due to this fact, she is withdrawing her consent of nomination. If Navita is living India permanently, क्या उसके लिए मैंडेटरी है? तो मैंने बोला था सर, अगर वो अपना सिटीजनशिप विड्रॉ कर रही है, सिटीजनशिप सरेंडर कर रही है, तब जाके फिर वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेगी, अदरवाइज नो नीड टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन, क्योंकि सिटीजनशिप के ऊपर है, रेसिडेंट हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अज्यूमिंग शी इज सरेंडरिंग, तो उस केस में विड्रॉ करेगी। लेकिन अगर नविता ने सर स्टेटस मेंटेन किया रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आफ्टर हर मैरिज, कैन सी कंटिन्यू? हाँ, उस केस में सर वो कंटिन्यू कर सकती है, प्रोवाइडेड उसके पास सिटीजनशिप है, प्रोवाइडेड उसके पास सिटीजनशिप है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना सर, जैसे हम यहाँ पर सर लिखेंगे कि एनी पर्सन कैन बिकम अ नॉमिनी, यहाँ पे एनी पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी if such person is a natural person and is a citizen of India, whether resident or not. Residential status. So residential status does not affect the eligibility to become a member or a nominee in the OPC. ठीक है? What matters is मतलब citizenship shall be considered या is the main criteria to decide whether such person can become a member or a nominee in OPC. ठीक है? तो रेसिडेंसी याद रखना, does not affect the nomination. तो सिटीजनशिप डिसाइड करेगा कि वो पर्सन नॉमिनी बन सकता है नहीं। ये भी सर सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक हमने ऑलरेडी कर लिया, ये क्वेश्चन तुम देख लेना, वही है एसोसिएट कंपनी का क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का तो सर हम कंसिडर नहीं करेंगे, 20% में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम क्या लेंगे, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। सर एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर्स। 6 लाख इक्विटी शेयर्स है एसके लिमिटेड, ठीक है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड 1 लाख 20 हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। टोटल कितना है, 3 लाख 20,000 आउट ऑफ 6 lakhs, आउट ऑफ 6 lakhs। तो सर कितना हुआ, कितना हुआ, मोर देन 51 तो हो ही गया ना सर। सर मोर देन 51 तो हो गया ना, हाँ मोर देन 51 तो हो ही गया सर। तो उस केस में बताओ क्या एसके लिमिटेड भी ट्रेड एज गवर्नमेंट कंपनी? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो इस केस में सर क्या ऑटोमेटिक मतलब होल्डिंग क्या मोर देन 51%, 10 एसके लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या बात है सर, हमें तो मजा आ रहा है सर, मजा ही आ रहा है हमें तो, ठीक है। क्वेश्चन 26 ए, अच्छा सर ये है, हाँ ये होता है सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। एक नया क्लब उन्होंने बनाया एबीसी ने, सर किसके नाम पे, एबीसी क्लब, हैविंग ऑब्जेक्ट्स, जिसका प्रमोट क्या था, सोसाइटी को प्रमोट करना। वाह वाह क्या बात है, सोसाइटी प्रमोशन। तो सर ये सेक्शन 8 कंपनी बन सकता है, इनका काम क्या था, चैरिटेबल एक्टिविटी करना, सोशल एक्टिविटी वगैरह करना, ठीक है सर। कंपनी ने ऑब्टेन क्या किया, स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फ्रॉम 1 अप्रैल 30 सितंबर 2019 को पता चलता है एबीसी क्या कर रहा है सर, वायलेशन। मैंने बोला था सर 3 चीज, या तो तुम कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज का वायलेशन कर रहे हो, या प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर देगा। तो है ना, रिवोक कर देगा। तो डिस्कस व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, तुम्हारा लाइसेंस तुमसे
छीन लेगा। जब रिवोक कर देगा उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आरओसी को डायरेक्ट करेगा कि भाई इसका स्टेटस कन्वर्ट करो, इसका स्टेटस कन्वर्ट करो और इसका नाम को चेंज करो। ये पहला चीज होगा, मतलब एड बैक कर दिया जाएगा, आरओसी को डायरेक्ट करेगा कि टू एड बैक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शॉल बी गिवन। उसके बाद सर ऑर्डर करेगा वाइंडिंग अप, लेकिन इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शॉल बी गिवन, ऊपर वाले केस के लिए भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और लास्ट में सर, लास्ट में फिर क्या हो सकता है, वो चाहे तो एमलगेमेट करवा सकता है विद अनदर कंपनी हैविंग अ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक करेगा सर, क्या करेगा, रिवोक करेगा, है ना? ठीक है। और रिवोकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, क्या डायरेक्ट, स्टेटस बदलो, नाम चेंज करो, पुट बैक। याद रखना इसमें ना ऐड करना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसमें वो पॉइंट ऐड करना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वाइंडिंग अप और फिर एमलगमेशन अदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। प्लीज ऐड दोस पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर प्रॉपरली लिखना है। ये तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, बट हमें प्रॉपरली लिखना है। जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड सर, जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। हाँ ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है सर, जिसमें क्या है, 220 मेंबर्स है बच्चों। अच्छा एक मिनट रुको, इसको ना हम थोड़ा सर मिनिमाइज करते हैं, इसको हम नोटपैड में लिख लेते हैं। सर नोटपैड में हमें क्यों लिखना है, क्योंकि सर ये क्वेश्चन ना, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बी केयरफुल, ठीक है। सर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, एंड हैव 220 मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स है सर जगन्नाथ में, 220 मेंबर्स। ये जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड है और इसमें सर 220 मेंबर्स है, ठीक है, ठीक है सर। ऑफ विच 25 मेंबर्स वेर एम्प्लॉय इन द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 28 जून। तो इसमें से सर 220 में से 25 कौन थे, एम्प्लॉयज थे। ये एम्प्लॉयज सर कहां से कहां थे, अप्रैल से लेके जून तक। सर अप्रैल 2006 से लेके जून 2016। हमने पढ़ा था सर एम्प्लॉयज जो है वो एम्प्लॉयज, करेंट एम्प्लॉयज एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज, उनको हम काउंट नहीं करते फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200, ठीक है। तो 25 एम्प्लॉयज फॉर एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल से जून, ठीक है सर। उनको शेयर्स मिला था जगन्नाथ फॉर द फर्स्ट टाइम, शेयर्स कब मिला था सर, 1 जुलाई 2007। तो 1 जुलाई 2007 में सर क्या मिला था, शेयर्स मिला था। तो दिस एम्प्लॉयज बिकेम मेंबर्स। सर मेंबर्स कब बने थे वो, 1 जुलाई, सर 1 जुलाई को मेंबर बने थे, और कहाँ गया, 1 जुलाई 2007। तो इसका मतलब सर वो मेंबर बन गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉय। तो हमने पढ़ा था एक तो दोज current employees, those who are the employees of the company shall not be counted, and those who became members of the company during the time of employment and continue to be the members even after employment ceased। तो यहाँ पर सर वो एम्प्लॉयमेंट में थे और उसी समय वो मेंबर बने, उसी समय वो मेंबर बन गए, ठीक है सर। आफ्टर सम टाइम, अब उन्होंने शेयर बेच भी दिया ऑन 1 अगस्त 2016। सर फर्स्ट मतलब इन्होंने क्या किया, शेयर्स सेल कर दिया, कब सर, 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2016। तो इसका मतलब क्या है, उनका मेंबरशिप चला गया, ठीक है। देखो एम्प्लॉयमेंट भी चला गया और मेंबरशिप भी चला गया। दे हैव, देखो हमने बोला था कि तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा बट यू विल कंटिन्यू टू बी द मेंबर, लेकिन यहाँ पर मेंबरशिप तो चला गया सर, मेंबरशिप तो चला गया, करेक्ट, मेंबरशिप तो चला गया, ठीक है सर। आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 2016, देखो फिर से आफ्टर सम टाइम अगेन 1 दिसंबर 2016 में उन्होंने फिर से शेयर्स खरीद लिए, फिर से शेयर्स खरीद लिए, मतलब अगेन उन्होंने शेयर्स परचेस किया, कब, 1 दिसंबर 2016।
मतलब पहले शेयर्स बेचा और फिर से शेयर्स खरीद लिया, ठीक है। अब वो एंड दे आर करेंटली होल्डिंग, अभी वो लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है सर। नाउ कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में लिमिट क्या है सर? 200। अब मुझे बताओ 200 का लिमिट है सर, लिमिट कितने का है? 200 का है यहाँ पर, लेकिन 220 है। अब ये 25 क्या सर, इस 25 को हम माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैंने बोला था माइनस हम करेंगे सर, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। कब? करंट एम्प्लॉयज या दोज हु वर मतलब क्या बोलते हैं, दोज हु वर एम्प्लॉयज एंड बिकेम मेंबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू टू बी द मेंबर्स इवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीजेस, है ना। मतलब वो मेंबर्स बन गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू बी टू द मेंबर्स इवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पर तो सर इन्होंने बेच दिया, तो क्योंकि बेच दिया तो इस केस में तो हम सर माइनस नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर हमें काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सर हम माइनस नहीं कर सकते एज पर दी प्रोविजन। यही चीज बहुत अच्छे से हमने समझा था बच्चों, बहुत अच्छे से समझा था हमने। देखो पहले तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखना है कि प्राइवेट कंपनी मतलब कंपनी बाय विच AOA रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर, लिमिट द नंबर ऑफ टू 200। और उसके बाद फिर मैंने बोला था कि प्रोहिबिट्स, है ना, इसमें एक और पॉइंट है सर, रेस्ट्रिक्ट द राइट्स, लिमिट द नंबर टू 200। एक और पॉइंट आई थिंक इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक और पॉइंट क्या होगा सर, प्रोहिबिट्स द इट्स इन्विटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, है ना, पब्लिक को हम इन्विटेशन वगैरह नहीं देते। उसके बाद सर इसमें एक दो प्रोविजन था कि अगर 2 or more person holding one or more share, they will be treated as single member, and any person provide those who are in the employment of the company, and those who are in the employment and were members of the company continue to be the members even after employment ceases. Persons who are in the employment and persons who were in the employment, ठीक है, they shall not be included in number of members and prohibits an invitation to public. लेकिन इस केस में मुझे बताओ क्या हम माइनस करेंगे? नहीं। तो इस केस में क्या तुम कन्वर्ट हो सकते हो? क्या तुम रिड्यूस करोगे नंबर ऑफ मेंबर्स? ऑब्वियसली यहाँ इस केस में हम माइनस तो करेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमें रिड्यूस करना पड़ेगा बाई 20, ठीक है, रिड्यूस करना ही पड़ेगा सर बाई 20। तो वही लिखा है सर 20, देखो 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, हेंस दे विल बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर। देखो मैंने बोला था हेंस दे विल बी कंसिडर्ड एज द मेंबर्स, तो हम इन्हें मेंबर्स मानेंगे और हम इन्हें क्या बोलते हैं, माइनस नहीं करेंगे। तो इस केस में हमें ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा नंबर ऑफ मेंबर्स बिफोर कन्वर्टिंग इनटू, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 220 है, तो 220 में से हमें 20 मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हम काउंट करेंगे, मैंने बोला इनको हम काउंट करेंगे, इनको हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, हमें काउंट करना पड़ेगा। तो दे शैल बी काउंटेड और या फिर दे शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ 200, ठीक है। तो हेंस दे शैल बी कंसिडर्ड एज द मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट, ठीक है। तो सर इनको तो हम मेंबर्स मानेंगे, ठीक है। अब सेकंड बिट देखते हैं, सेकंड बिट क्या है। If above 25 members were employed from 1st April 2006 to 20th June 2017, अच्छा ये एम्प्लॉयज कब से कब होंगे सर? सेकंड केस में इन्होंने क्या बोला, अप्रैल से लेके जून 2017, अप्रैल से लेके सर जून 2017 तक ये क्या थे, कंपनी के एम्प्लॉयज थे, ठीक है। जून 2017 तक थे। अच्छा इन्होंने सर शेयर्स बेचा था कब? 2016 में, और फिर वापस खरीद लिया, तो इसका मतलब क्या है, पहले बेचा फिर खरीद लिया, इसका मतलब वो मेंबर तो रहे, मतलब दे वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट, एंड दे हैव कंटिन्यू टू बी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसी समय उन्होंने खरीदा, पहले बेचा फिर खरीदा, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना सर। अल्टीमेटली जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो उसके बाद दे कंटिन्यू टू बी द मेंबर्स। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ सर, इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, रिड्यूस, यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, उन मेंबर्स को हम काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लिमिट टू 200। दस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 200 में से हम माइनस कर सकते हैं 25, तो इस केस में कितना होगा 195। तो इस केस में ये प्राइवेट कंपनी क्या कह सकते हो सर, यहाँ पर इस केस में हम क्या मानेंगे, इसको प्राइवेट कंपनी मानेंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, तो 25 members ceases to be employees, hence they were, hence they will, देखो in this case they will not be counted as the members of the company। इस केस में हम इन्हें क्या बोलते हैं सर, इस केस में हम इन्हें मेंबर्स काउंट नहीं करेंगे। मैंने बोला था एक तो करंट एम्प्लॉयज को भी तुम कंसिडर नहीं करता एज अ मेंबर फॉर द कैलकुलेटिंग लिमिट ऑफ 200 ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज, एंड इस केस में सर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है 195, 10, उस केस में सर नो नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इस केस में ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी है,
नो नीड टू रिड्यूस, क्योंकि ऑलरेडी 195 है ना, तो यहाँ पर रिड्यूस करने का जरूरत नहीं, लेकिन फर्स्ट केस में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हमें बताना है सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बी केयरफुल, ये अच्छा क्वेश्चन है, करके चला जाना, ठीक है। अब बताना है कि स्मॉल कंपनी है या नहीं। सर एच टी एस प्राइवेट लिमिटेड, HTS Private Limited is having a turnover of 10 crore and paid up capital of 1 crore. Out of this 60,000 equity shares are held by UV Infratech Private Limited. सर 1 लाख में से 60,000 कोई और होल्ड कर रहा है, इसका मतलब HTS क्या है, सब्सिडरी। और अगर HTS सब्सिडरी है तो ए सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। सर उसके बाद ZX लिमिटेड, ZX देखो ZX ये क्या है, पब्लिक। सर पब्लिक कंपनी तो कभी जिंदगी में स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकता, ये हमने पढ़ा था, तो वही लिखा हुआ है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर अप टू 4 करोड़ है एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 40 करोड़। क्लियर हुआ। सर द क्लॉज डज नॉट अप्लाइज टू अ होल्डिंग कंपनी, देखो मैंने बोला था द स्मॉल मतलब मतलब क्या बोलते हैं सर, दी मतलब फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट ट्रीटेड एज अ स्मॉल कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी को हम कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानते, सेक्शन 8 कंपनी को नहीं मानते, पब्लिक कंपनी को भी नहीं मानते, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर एनी कंपनीज विच आर गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो इस केस में याद रखना ZX कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी सिंस इट इज अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है। चलो पेड अप, अच्छा ये भी सर सिंपल क्वेश्चन है। पेड अप इक्विटी शेयर कितना है 80 एंड प्रेफरेंस, अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं है कन्वर्टिबल, कहीं बोला है कन्वर्टिबल, कहीं नहीं बोला कन्वर्टिबल सर। अगर कहीं नहीं बोला कन्वर्टिबल तो तुम अज्यूम मत करना, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला है कन्वर्टिबल जब तक ना लिखा हो तब तक हम अज्यूम नहीं करेंगे, तो इस केस में कन्वर्टिबल अज्यूम नहीं करना है। तो 80 है, 80 में से कितना होल्ड कर रहा है 15, तो एसेट कंपनी होगा, मैंने बोला था 80 का कितना होना चाहिए सर 20%, तो 20% मतलब कितना होना चाहिए सर 16 करोड़। तो इस केस में तो सर क्या होगा 16 करोड़, यहाँ 15 है, तो इस केस में एसेट कंपनी हम नहीं मानेंगे, खत्म, गेम ही खत्म सर, ठीक है। क्वेश्चन 30 एक बार देख लेना, इजी क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन 31 सर, क्वेश्चन 31 भी अगेन इजी क्वेश्चन, देखो क्या है, शेयर कैपिटल 50 lakhs है, ठीक है सर, divided into 5 lakh equity shares of 10 rupee each under section 8 of the Companies Act for promotion of 8, तो इसका मतलब सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और 75% मेंबर्स ने डिमांड किया कि आप 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, और कंपनी ने रिजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब मुझे बताओ क्या S&M लिमिटेड कैन डिक्लेयर डिविडेंड, मैंने बोला है सर सेक्शन 8 कंपनी विल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो 10 यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसीलिए ये रिजोल्यूशन जो है वो क्या माना जाएगा सर, इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या माना जाएगा बच्चों, इनवैलिड माना जाएगा सर। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, देख लेते क्या, रतनमुल मिल्क इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड फाउंड ऑन सर 1 जनवरी 2023, ठीक है। सर शर्मन वाज अपॉइंटेड एज ए लीगल एडवाइजर, और ये मेंशन था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो अगर आर्टिकल को ऑल्टर करना है, उसको हटाना है, तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। इट वाज मेंशन इन आर्टिकल दैट शर्मन विल नॉट बी रिमूव्ड, अच्छा शर्मन को हम रिमूव नहीं करेंगे टिल 31, लेकिन 1 जुलाई 2024 को हमने एसआर पास कर दिया, ऑल्टर किया और शर्मन को निकाल दिया सर, बाहर कर दिया, धक्का मार के हटा दिया उसको, और शर्मन ने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला है कि हम AOA को ऑल्टर कर सकते हैं बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, तो वही चीज लिखा है सर। क्या लिखा है, फर्स्ट हमने लिखना, क्या लिखना सर, सबसे पहले हम लिखेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सर क्या होता है, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, इट इज पर्पस के आर्टिकल्स का टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो आर्टिकल्स क्या है सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड फर्दर इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। तो ये 2 पॉइंट लिखना है, और इसमें सर हम चाहे तो 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने तुम्हें नोट्स में दिया था कि अगर हमें आर्टिकल्स वगैरह को क्या करते हैं सर रेटिफाई करना है, तो हम रेटिफाई कर सकते हैं बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑल्टर का पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है।
और उसके बाद तुम देखो एंट्रेंचमेंट का पॉइंट यहाँ लिखना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नहीं एंट्रेंचमेंट के बारे में, तो हम क्यों एंट्रेंचमेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। और फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, और लास्ट में सर शर्मन जो है यहाँ पर सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तुम आराम से एक बार नोट्स में से देख लेना। प्रेफरेंस इक्विटी है, और इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को दो प्रेफरेंस है, डिविडेंड और रीपेमेंट, डिविडेंड और रीपेमेंट। XYZ Limited sir was incorporated to hold a patent for a new product. Company is expected to start its commercial production within the next 2 years. कंपनी 2 साल में प्रोडक्शन शुरू करेगा, मतलब कंपनी 2 साल में प्रोडक्शन शुरू, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, ठीक है। और कंपनी को हमने क्यों बनाया, पेटेंट होल्ड करने के लिए, मतलब टू होल्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है बच्चों। द कंपनी हैज प्लेस्ड अ परचेज ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 CR। क्या कंपनी डोरमेंट कंपनी कहलाया जाएगा? सर हमने पढ़ा था डोरमेंट कंपनी का 2 कंडीशन था, या तो कोई कंपनी जो बनता है फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड कंपनी हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। लेकिन इस केस में बच्चों मैंने बोला था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सिर्फ वो 4 ट्रांजेक्शन आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसके अलावा सारा ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बोला था प्लांट एंड मशीनरी का अगर तुमने डाउन पेमेंट किया, इट इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, दस इट कैन नॉट टेक द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। तो वही है, एनी कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। सर कोई भी कंपनी जिसको हमने बनाया है टू होल्ड एन एसेट या टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड बच्चों जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है ना, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे, वो कंपनी एक एप्लीकेशन फाइल करेगा टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। एंड इस केस में क्योंकि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, तो दस इट इज नॉट ए डोरमेंट कंपनी। खत्म, एकदम ही सिंपल। अब क्वेश्चन 35, देखो क्वेश्चन 35 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था तुम्हारे एग्जाम्पल में। सर ये बेसिकली है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन के ऊपर, जहां पर वो क्या करता है, कंपनी रिसिप्ट, मैंने बोला था ना वो कंपनी रिसिप्ट सील्ड एंड साइन करके देता है, तो उस केस में फिर हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा, क्योंकि सील्ड भी है साइंड भी है। तो उस केस में हमने वही पढ़ा था, क्लियर। लेकिन उस केस में हमने पढ़ा था सर कि उसका एक एक्सेप्शन था कि अगर मान लो वो सील रिसिप्ट नहीं देता और उसके बाद भी वो पर्सन पेमेंट कर देता है, तो उस केस में वो उस पर्सन ने क्या है, नेग्लिजेंटली बिहेव किया, उसका ड्यूटी था इंक्वायरी करने का, उसने इंक्वायरी नहीं किया, तो इसीलिए इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं हुआ। तो वो पॉइंट सेम था, एक बार ये क्वेश्चन तुम देख लेना क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ये ट्राई करना खुद से लिखने का अगर हो सके तो, ठीक है। ये क्वेश्चन 35 एक बार खुद से देख लेना, वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। सर क्वेश्चन नंबर 36, लिस्टेड कंपनी, अच्छा लिस्टेड और अनलिस्टेड, सर इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, लिस्टेड कंपनी मतलब जिसका कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, अनलिस्टेड कंपनी मींस एनी कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। अब देखो एक्चुअली ये डेफिनेशन देखा जाए तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्यों सर? देखो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कोई भी सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है तो तुम लिस्टेड कंपनी बन जाओगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है, अगर तुम्हारे सिक्योरिटीज लिस्टेड है ना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद भी यू आर नॉट अ लिस्टेड कंपनी, उसके बाद भी यू आर नॉट अ लिस्टेड कंपनी। वो एक्सेप्शन तुम्हारे सीए एंटर में, बट अभी सिर्फ इतना समझना, लिस्टेड कंपनी मींस एनी कंपनी जिसका कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ये वाला सर कंपनी टू अवॉइड टैक्स, तो यहाँ पर भी हम कॉर्पोरेट बिल को क्या कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे। हमने बोला था अवॉइड करने के लिए, इवेट करने के लिए, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे लोग मिस्टेक कर सकते हैं। देखो नो लिमिट प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल कितना है सर, 10 लाख, ठीक है। वन ऑफ इट्स क्रिएटर सैम्यूल ने क्या किया, सूट फाइल किया अगेंस्ट अ शेयर होल्डर, ठीक है सर, शेयर होल्डर के अगेंस्ट सूट फाइल किया। कौन शेयर होल्डर है, मिस्टर इनोसेंट, फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेट, उसने शेयर होल्डर के अगेंस्ट केस फाइल किया, हमने पढ़ा था तुम शेयर होल्डर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, तुम कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मिस्टर इनोसेंट हैज गिवन हिज प्ली, क्या प्ली दिया, दैट ही विल नॉट बी लायबल एज इज जस्ट अ शेयर होल्डर। लेकिन सर ये तो अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड। नाउ एक्सप्लेन वेदर सैम्यूल विल बी सक्सेसफुल इन रिकवरिंग हिज ड्यूज। मेरा बात ध्यान से सुनना, अनलिमिटेड में मेंबर्स का लाइबिलिटी सर मतलब क्या कहते हैं, अनलिमिटेड तो होता ही है, मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो होता ही है सर,
लेकिन कब कब ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है, एक मिनट सर, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इसी समय लाइबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड, अदरवाइज मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। एंड फर्दर, क्योंकि यहाँ पर तुम केस फाइल कर सकते हो किसके अगेंस्ट, नो लिमिट के अगेंस्ट, शेयर होल्डर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या वो रिकवर कर पाएगा फ्रॉम इनोसेंट, आंसर इज नो। कंपनी से रिकवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही लिखा सर, पहले अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन लिखना कि जहाँ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होता है सर, अनलिमिटेड मतलब नॉट लिमिटेड, ऑब्वियसली लाइबिलिटी यहाँ पर मेंबर्स का लाइबिलिटी मतलब मेंबर्स आर पर्सनली लायबल टुवर्ड्स द डेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, बट हाउएवर मैंने बोला था, बट हाउएवर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मतलब ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, ठीक है। हाउएवर मिस्टर सैम्यूल यहाँ पर डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट, इनोसेंट इवन दो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, तुम इनोसेंट से क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अभी वाइंडिंग अप नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब होगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो इस केस में आएगा सैम्यूल से डायरेक्टली रिकवर नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका लाइबिलिटी अभी भी लिमिटेड है, उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होगा सर, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, तो इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है लेकिन इंस्टीट्यूट ने बाद में क्लैरिफाई कर दिया था कि हमारा आंसर गलत है, तो इस केस में बहुत ही सिंपल है, ओपीसी में तुम मेंबर या नॉमिनी बन सकते हो या नहीं, चेक करना सिटीजनशिप, देखो रेसिडेंट, देखो इंडियन सिटीजन है तो तुम नॉमिनी बन सकते हो, खत्म, इंडियन सिटीजन है तुम नॉमिनी बन सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं सर, खत्म, आंसर ही खत्म हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 40 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, चलो एक बार हम ये कर लेते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो क्यों मिस करना है, ठीक है। जेवी लिमिटेड ने बोरो किया 5 करोड़ का, 5 करोड़ बोरो किया सर, कितना, 5 करोड़, लेकिन कंपनी के पास बोरो करने का पावर है अप टू 1 करोड़, बोरो कितना कर लिया, 5, दो इंस्टॉलमेंट में बोरो किया सर, 1 करोड़ और 4 करोड़, एक मिनट सर, 1 करोड़ और 4 करोड़ कहाँ गया, ठीक है, ठीक है सर, 1 करोड़ बोरो किया और 4 करोड़ बोरो किया, ठीक है सर। तो 1 करोड़ जो बोरो किया वो तो क्या है, वैलिड है क्योंकि इट इज विद इन द लिमिट ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी ने सर लाइबिलिटी 5 करोड़ देना मना कर दिया क्योंकि अल्ट्रा वायरस, ऑब्वियसली 1 करोड़ के लिए तो कंपनी देना पड़ेगा, लेकिन 4 करोड़ जो है ये अल्ट्रा वायरस है, ये वार्ड है, ठीक है। 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो वैलिड है लेकिन रिमेनिंग 4 करोड़ क्या है, वार्ड। अब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या पता चला, कंपनी ने लोन अमाउंट यूटिलाइज किया 3 करोड़, अब ये जो 5 करोड़ था इसमें से कंपनी ने क्या किया, 3 करोड़, 3 करोड़ यूज किया है टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लॉफुल डेट और 2 करोड़ का पता नहीं है, तो जो 2 करोड़ का पता नहीं है सर, ये पैसा का तो कुछ नहीं होगा, जो ट्रेसेबल नहीं है उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, वाइड है, रिकवर नहीं कर सकते हो, लेकिन जो 3 करोड़ कंपनी ने यूज किया फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, ये पैसा तुम क्या कर सकते हो सर, रिकवर कर सकते हो फ्रॉम दी कंपनी, इवन दो वाइड है लेकिन ये पैसा तुम रिकवर कर सकते हो, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब कोई भी एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर, दस एनी एक्ट और एनी कॉन्ट्रैक्ट entered by the company which is beyond the powers is void, not operative, not binding, thus such transactions cannot be enforced। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, हम अज्यूम करके चलते हैं कि तुमने पढ़ा बड़ा है इसलिए कंपनी को तुम स्यू वगैरह नहीं कर सकते हो, लेकिन बोरिंग जो एक बोरिंग है 1 करोड़ वाला सर, 1 करोड़ वाला जो बोरिंग है वो तो क्या है, वैलिड माना जाएगा, उसके लिए तुम एनफोर्स कर सकते हो, कंपनी से पैसा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग 4 करोड़ है उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वही लिखा हुआ है, हेंस द डिसीजन ऑफ द कंपनी डिनाइंग द रीपेमेंट ऑफ 4 करोड़ शैल बी वैलिड, ठीक है, 4 करोड़ का रिपेमेंट तुम डिनाई कर सकते हो लेकिन 1 करोड़ तो देना पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। हाँ लेकिन अगर तुमने फंड यूज किया लेजिटिमेट पर्पज के लिए तो उस केस में तुम रिकवर कर सकते हो फ्रॉम द कंपनी, तो इस केस में याद रखना हम जो 3 करोड़ है, जो 3 करोड़ जो पैसा है वो तो हम रिकवर करेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग सर, जो रिमेनिंग क्या बोलते हो 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी है वो तुम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हुआ क्या था, देखो 1 करोड़ तो तुम, 1 करोड़ तो तुम क्या करोगे, रिकवर करोगे, 4 करोड़ में से सर 3 करोड़, 4 करोड़ में से 3 करोड़ तो यूज कर लिया तो 3 करोड़ भी तुम रिकवर करोगे, लेकिन बचा हुआ जो 1 करोड़ है सर, बचा हुआ जो 1 करोड़ है ये तुम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, ये बचा हुआ 1 करोड़ हम रिकवर नहीं कर सकते, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, बी केयरफुल, लिखने वक्त बी केयरफुल, ठीक है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ गुडविल प्राइवेट लिमिटेड,
सर गुडविल प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन के बाद, अच्छा रुक जाओ, हाँ ये भी सर वही है, फॉर्जरी है, ये फॉर्जरी के ऊपर है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला था फॉर्जरी के केस में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में ट्रांजेक्शन क्या होगा, अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, तुम ट्रांजेक्शन इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ उस केस में तुम चाहो तो एक्शन वगैरह ले सकते हो, मतलब अंडर क्रिमिनल लॉ, लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में याद रखना वही चीज होने वाला है, ठीक है। अच्छा रुको, एक मिनट रुको, ये आई थिंक थोड़ा डिफरेंट नहीं है, ये वो वाला क्वेश्चन, एक मिनट, फॉर्जरी वाला नहीं है सर, गलत हो गया, रुको। ये सर तुम्हारा कॉमन सील वाला है, हाँ कॉमन सील याद है, या तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी ने अपॉइंट किया है कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना। फिर एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड सर, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर 35, सब पेड अप कैपिटल एक्सीड कर रहा है, 4 करोड़ होना चाहिए, तो क्या ये स्मॉल कंपनी बन सकता है, आंसर इज नो। टर्नओवर 45, आंसर इज नो, अगेन नो, ठीक है। तो सर ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पब्लिक, अब देखो यहाँ पर कितने 230 मेंबर्स हैं, अब तुमको बताना है, और ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब ये क्या है सर, ये चाहता है अपने आप को कन्वर्ट करना, क्या करना, कन्वर्ट करना इनटू अ प्राइवेट कंपनी। मुझे बताओ क्या है, क्या उसे मेंबर्स रिड्यूस करना पड़ेगा, सिंपल है, तुम चेक करना, 200 होने चाहिए, 190 को तुम मेंबर्स काउंट करोगे, यस। सर एम्प्लॉयज को क्या मेंबर मानेंगे, ना 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 ना, ठीक है। तो सर 230 में से हमें क्या करना है, 15 माइनस कर देना, ठीक है। एक्स एम्प्लॉयज जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे व्हेन दे वर एम्प्लॉयज, तो सर इनको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फॉर्मर एम्प्लॉयज भी नहीं है, करंट एम्प्लॉयज भी नहीं है। 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली, मैंने बोला था अगर अगर 2 और मोर पर्सन आर होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली, ठीक है, तो उस केस में हम उन्हें सिंगल, क्या होल्डिंग 1 और मोर शेयर्स, दे शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। तो इस केस में हम 5 कपल को कितना मेंबर्स मानेंगे, 5। तो सर हम कितना मानेंगे इनको, 5 ही मानेंगे। अब इन्होंने क्या कितना माना, 10, तो हम और कर देंगे -5। डन है सर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कितना आया बताओ, 230 -15 -10 -5 कितना हुआ सर, 20, 15 15 30, तो 200 हो गया। तो सर अगर 200 है तो 200 क्या है, विद इन द लिमिट। तो इस केस में सर नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 200 मेंबर्स चाहिए और 200 ही है, 200 ही है। तो ये 15 और ये 10 25, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो और यहाँ पर सिर्फ 5 काउंट करेंगे, ठीक है। तो 190 प्लस 5, 195 प्लस 5, 200, तो टोटल कितने हुए सर, 200। क्लियर। तो इस केस में याद रखना रिडक्शन का जरूरत नहीं है सर। 44 तुम लोग कर लेना, क्योंकि 44 वही है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है। मेमोरेंडम इज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम के ऊपर जो नोट्स हमने पढ़ा है सर, वो नोट्स तुमको लिखना, कंटेंट वगैरह क्या है, चार्टर वगैरह ये सब, ठीक है। उसके बाद सर आता है हमारा क्या, क्वेश्चन 46, अगेन स्मॉल कंपनी के ऊपर है, इजी है, एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है। हाँ 47 देखते हो सर क्या है, MTK प्राइवेट लिमिटेड इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑन 5 जनवरी। कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया टिल 31 जुलाई 2025, मतलब 2 साल तक, 2 साल हो गया। तो हमने बोला था सर कोई भी मतलब एनी, हाँ मतलब एनी डोमेन कंपनी या फिर कोई भी कंपनी जो क्या करता है सर, या तो उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट 2 ईयर्स का, तो उस केस में वो कंपनी क्या बन जाएगा सर, इनएक्टिव कंपनी बन जाएगा। तो वही पढ़ा, इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया लास्ट 2 ईयर्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इस केस में वो क्या बन जाएगा, इनएक्टिव कंपनी। तो इस केस में हमें बताना है कि इस इन द गिवन केस ये कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी है, ठीक है, इनएक्टिव कंपनी है। सर क्वेश्चन 48 अगेन तुम्हारा उसके ऊपर है, क्या बोलते हैं सर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो जो नहीं था, क्या बोलते हैं सर, मैक्वेरा, मैक्वेरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस, एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 49 अगेन सर किसके ऊपर है, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर है, ये भी सिंपल है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन 50 सर, क्वेश्चन 50 एक बार देखते क्या है सर, हमने हाफ सेंचुरी मार दिया, हाफ सेंचुरी। जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 9 है। और कंपनी का आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, करेंटली स्टेट दैट कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, और 2 डायरेक्टर्स। ये कौन बोलता है, विच एवर इज हायर, ये कौन बोलता है सर, हमारा AOA, ठीक है। अब कंपनी क्या करता है सर, कंपनी इस आर्टिकल को ऑल्टर करना चाहता है, ऑल्टर करना चाहता है, और स्पेसिफाई करना चाहता है कि कोरम जो है वो कितना होना चाहिए, 1/3 और 4, विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, कंपनी जो है सर, जो कोरम वाला प्रोविजन है उसको क्या करना चाहता है, स्ट्रिक्ट,
उसको क्या करना चाहता है, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब इसको क्या करना चाहता है, एंट्रेंच, है ना। यहाँ पर अब कंपनी क्या करना चाहता है, प्रोविजन को चेंज करना चाहता है और इसको एंट्रेंच करना चाहता है। मतलब यहाँ पर कंपनी बेसिकली क्या कर रहा है, और स्ट्रिक्ट प्रोसेस अप्लाई करना, मतलब कंपनी कहना चाहता है, कंपनी नाउ इंटेंड्स टू अमेंड दिस आर्टिकल, मतलब कंपनी इस आर्टिकल को क्या करना चाहता है, ऑल्टर करना चाहता है। और ऑल्टर करके कंपनी क्या लिखेगा कि कोरम कितना हो जाएगा, 1/3 सर एडवाइज द कंपनी ऑन द प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग दिस एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखो नॉर्मली कहने का मतलब नॉर्मली क्या है, कोरम इतना होना चाहिए 1/3 अगर तुम्हें ऑल्टर करना है तो तुम क्या पास कर दोगे, क्या ऑल्टर करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दोगे। लेकिन यहाँ पर कंपनी चाहता है कि वो अपना कोरम को चेंज करे टू 1/3 और 4, मतलब वही बेसिकली कंपनी यहाँ पर लिमिट क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो जब कंपनी अपना लिमिट बढ़ाना चाहता है तो उस केस में सर क्या होगा, उस केस में बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, एंट्रेंचमेंट कहते हैं। और एंट्रेंचमेंट कैसे करेंगे, मैंने बोला था अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, यूनानिमस रिजोल्यूशन, और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन। तो यही चीज हमने वहां पर पढ़ा था। मतलब अगर कोई भी प्रोविजन को तुम एंट्रेंच, एंट्रेंच मतलब स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर होगा क्या ना, अगर तुम प्रोविजन को एंट्रेंच कर देते हो तो अब अगर हाँ, तो इसमें हमने पढ़ा था सर एंट्रेंचमेंट, जब मतलब एंट्रेंचमेंट देखो दो चीज होता है, एक तो एंट्रेंचमेंट करने का प्रोसेस, प्रोसेस क्या था जो हमने पढ़ा था कि स्पेशल रिजोल्यूशन होगा या फिर यूनानिमस होगा, ठीक है। और हाँ, और उसके बाद जब ऑल्टर करना होगा तो ऑल्टर करने के लिए हमें वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट हमें एंट्रेंचमेंट का फुलफिल, इसलिए हम प्रोविजन को क्या करते हैं, एंट्रेंच करते हैं, ठीक है, ताकि कोई इजीली ऑल्टर ना कर सके, क्योंकि ऑल्टरेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, 75। हम एंट्रेंच क्यों करते हैं, ताकि अब कोई इजीली उसको ऑल्टर ना कर सके। तो वही चीज लिखा हुआ है सर कि यहाँ पर हम कंपनी जो है वो आर्टिकल को अमेंड करना चाहता है तो अमेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एंट्रेंचमेंट। अब इन्होंने पूछा है कि एंट्रेंचमेंट कैसे करेंगे, तो वही लिखा हुआ है सर, मैंने बोला था एंट्रेंचमेंट कैन बी मेड either at the time of formation or by way of an amendment agreed by all the members of special resolution। और जब भी तुम एंट्रेंचमेंट करोगे सर, तो हमने बोला था कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को। तो दो चीज है, एंट्रेंचमेंट या तो तुम पहले कर लो, फिर उसको एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि सर if the company wishes to apply a more strict procedure, तो उस केस में हम उसे कहते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो उस केस में हम ऑल्टर इजीली नहीं कर सकते, फिर जाके ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में जस्टिस लिमिटेड कैन फॉलो द अबव प्रोसीजर, कंसेंट लेगा, आरओसी को नोटिस देगा, यस द एडवाइस विल डिफर इफ द, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो एसआर, अदरवाइज यूनानिमस रिजोल्यूशन, ठीक है। सर ये गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, अच्छा ये पीएफआई है, पीएफआई के ऊपर भी मैंने वही बोला था, पीएफआई का क्या था सर, अगेन 51% होना चाहिए, एंड उसके बाद क्या था सर, 51% होना चाहिए एंड स्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद जाके वो क्या बन जाएगा, पीएफआई बन जाएगा। तो इस केस में वही लिखा हुआ है कि पेड अप शेयर कैपिटल इतना है। तो इस केस में क्या हम देखो, इन द गिवन केस यहाँ पर कितना है, 68 है, तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ पीएफआई। ये प्रोविजन हमने पढ़ा था, वही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सर ये भी उसे ये भी तुम्हारा उसी के ऊपर है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर के ऊपर। तो एक बार ये एक्सेप्शन के ऊपर है, ठीक है, एक्सेप्शन के ऊपर एक बार पढ़ लेना। 53 फॉर्जरी के ऊपर है, अगेन सिंपल है। 54 भी सर इजी है। हाँ 55 है तुम्हारे इसके ऊपर, इसके ऊपर सर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, और तुमने इंफॉर्मेशन जो फर्निश किया था वो फॉल्स था, फॉल्स। तो मैंने बोला था उसके इसमें एनसीएलटी क्या करेगा सर, एनसीएलटी ऑर्डर्स वगैरह पास कर सकता है। क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है, हमने पढ़ा था, तुम्हारा एमओए एओए चेंज कर सकता है, तुम्हारा नाम को हटा सकता है, तुम्हारा वाइंडिंग अप कर सकता है, और लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। तो उसके ऊपर है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। और फिर जो पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन फॉल्स दिया वो लायबल होगा फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। लेकिन ऑर्डर पास करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो 55 ये सब इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। हाँ ये है सर हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने बोला था, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जो डेट मेंशन है सर्टिफिकेट में, जो डेट मेंशन है। तो जनवरी 8 में रजिस्ट्रेशन इशू किया, लेकिन डेट क्या मेंशन है, 6। तो इसीलिए इस केस में क्या माना जाएगा सर, 6 विल बी ट्रीटेड एज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद तुम शेयर का अलॉटमेंट कर सकते हो। तो मतलब ऑन दैट वे, मतलब 6 तारीख को कंपनी ने अलॉटमेंट तो कंपनी कर सकता है, क्योंकि 6 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो हमने पढ़ा था कंपनी कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस एज सून एज इट इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेशन कब से माना जाएगा? जिस दिन तुम्हारा डेट मेंशन्ड है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हो गया। एंड 58 सर, 58 अगेन हमारा किसके ऊपर है? ओपीसी के ऊपर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर श्याम 15 ईयर्स का है, तो श्याम क्या माइनर, तो इसलिए नॉमिनी नहीं बन सकता। देव की इंडियन सिटीजन है सर, ये नॉमिनी बन सकती है, ठीक है। एंड मिस्टर अशोक एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया हु इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ द अदर ओपीसी, तो सर इंडियन सिटीजन है। अच्छा, मेंबर है अदर ओपीसी का, तो नॉमिनी तो बन ही सकता है सर, नॉमिनी तो बन ही सकता है, मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी तो बन ही सकता है। हो गया खत्म, बस यही है सर हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सी एंटर का क्वेश्चन है। ये है सर हमारा सेक्शन 8 के ऊपर, एक बार देख लेना, इजी क्वेश्चन है। देखो, लाइसेंस रिवोक तुम कर सकते हो, वो रीजंस वगैरह अगर फुलफिल हो गए। क्या कंपनी वाइंड अप कर सकता है? यस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है। अच्छा, ये जो स्टेट क्रिकेट क्लब है सर, क्या हम इसको मर्ज कर सकते हैं विद कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग? आंसर इज नो। तुम्हारा मर्जर होगा विद द कंपनी हैविंग अ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने अगर तुम्हें बोला था याद है, ये डिफरेंट फेस वैल्यू, देखो ये 100 रुपए का फेस वैल्यू है, और इक्विटी शेयर्स का जो फेस, देखो ये है 100 रुपए कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपए। 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए, दोनों का फेस वैल्यू अलग अलग है। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए, दोनों का अलग अलग है। तो तुम्हें वैल्यू निकालना है, वैल्यू का 50 मोर देन 50% हुआ तब जाके क्या बोलते हैं, सब्सिडरी माना जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो ये होता है हमारा सर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन क्लोज, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन क्लोज। देखो, इवन हमने नोट्स में भी, अगर तुम्हें, अगर नोट्स तुम्हारे पास होगा तो वेरी गुड, नहीं तो नोट्स प्लीज तुम लोग टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। ये नोट्स का रिवीजन भी हमने बहुत अच्छे से किया था। ये नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये तो मैंने क्वेश्चन बैंक ओपन कर दिया। एक बार मैं तुम लोगों को नोट्स एक, देखो जो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब कुछ बच्चों कहाँ से था? हमारे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में सब वही वही सारे क्वेश्चंस हमने अभी पढ़ा। देखो, एमओए के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स, देखो आर्टिकल्स के ऊपर पढ़ा सर। आर्टिकल्स क्या होते हैं? बाई लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एडिशनल मैटर्स वगैरह, ठीक है। तो सब कुछ जो हमने नोट्स में पढ़ा था सर, मे कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट सो दैट ऑल्टर किया जाएगा वो अप्लाइंग मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ा था कहाँ पर? नोट्स में। तो एक बार अगर तुम नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हाँ, अब सर हमारा एक एलएलपी का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है, तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अब मेन सर हमें आगे अपना रिवीजन कंटिन्यू करना है। तो हम अब सर, अब हम क्या, कौन से चैप्टर का रिवीजन करेंगे? एक नेगोशिएबल का बाकी है, तो वो नेगोशिएबल का रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन भी हमें करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो, एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ो, ठीक है।